वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं आपकी मेज़बान नूरिश खान। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ अब बढ़ेंगे और पहले सेगमेंट में हमारी काफ़ी डिस्कशन हुई हेल्थ केयर सेक्टर के हवाले से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से और थोड़ा सा सोशल कम्युनिटी सर्विस के हवाले से मोहित हामिद साहब ने अपने जो है वो इंसाइट्स दिए और काफ़ी ज़बरदस्त वर्सेटाइल वो काम करें। ब्रेक के बाद हमें काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और जावेद सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पीटीआई से इनका ताल्लुक़ है और काफ़ी इन्होंने कम्युनिटी के लिए काम भी किया है और काफ़ी इनकी खिदमात हैं, तो उस हवाले से भी जानेंगे थोड़ा करंट पॉलिटिकल सिचुएशन जो अभी मुल्क में चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है, उसके हवाले से जो है वो जानेंगे थोड़ा सा। जावेद सिद्दीकी साहब कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम और इंशाल्लाह होपिंग एक इंसाइटफुल डिस्कशन आपने याद किया। बिल्कुल सर। अच्छा, करंटली हमारे पास खित्ते की जो सिचुएशन चल रही है, ईरान इजराइल जंग, फिर उसके बाद उससे पहले फ़लस्तीनियों की जिस तरह नस्ल कशी हो रही थी, जेनोसाइड चल रहा था, काफ़ी 1948 से चलता आ रहा है, बट यूनाइटेड नेशंस इस हवाले से कुछ करता हुआ सिर्फ बातों के अलावा प्रैक्टिकली कुछ करता हुआ नज़र नहीं आ रहा अभी तक हमें। अभी ईरान इजराइल की हमारे पास चल रहा है मसला, तो उसमें भी हमारे पास यूनाइटेड नेशंस का हमें कोई ऐसा रोल नज़र नहीं आया, तो इस हवाले से आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ईरान एक तो हमारा पड़ोसी मुल्क है और इस्लामी मुल्क है। आप देखें जिस तरह अफ़गानिस्तान में जब ये सिलसिला शुरू हुआ था, इस तरह के हालात, जंगी हालात, तो उसका भी पाकिस्तान पे बहुत गहरा असर पड़ा था और जाहिर सी बात है जब पास पड़ोस में आपके इस तरह के हालात होते हैं तो वो हर तबके पे असरअंदाज होते हैं, ख़ासकर कारोबारी। तो आप देख रहे हैं कि पहले ही हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है और जो कारोबार है वो किस पोजीशन में है, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है बिरादर इस्लामी मुल्क है तो उसके साथ खड़ा होना वो भी ज़रूरी है। सारे सबके साथ ही खड़ा होना चाहिए, फ़लस्तीन के साथ भी खड़ा होना चाहिए था क्योंकि वहाँ पे भी जो चीज़ें हुई हैं तो वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इस वक्त दुनिया में हम देख रहे हैं कि ताकत का तवाज़ुन बिल्कुल बिगड़ गया है और यही वजह है कि जो ताकतवर हैं वो दूसरों के, जबकि होना ही चाहिए, जैसा अभी आपने यूनाइटेड नेशन का इसका, तो यहाँ पे बहुत सारी करारदादें पास होती हैं। यहाँ पे आपने देखा कि कश्मीर को भी मुतनाज़ा करार दिया था, लेकिन आज यानी 70 साल 75 साल हो गए लेकिन उसका कोई हल नहीं हुआ। तो जब तक मुतनाज़ा जो मामलात हैं उनका हल नहीं होगा तो अमन कायम करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसमें जो आलमी इदारे हैं अगर वो अपना सही किरदार अदा करें तो ये मामलात निमट जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम तो चाहेंगे, पाकिस्तान तो चाहेगा कि उसके पास पड़ोस में अमन रहे और उसके लिए वो कोशिशें भी करता है। बिल्कुल सही है ना, आपने देखा है। लेकिन अगर कोई दूसरा फरीक अगर नहीं चाहे तो उसमें फिर पाकिस्तान क्या कर सकता है? सही पॉइंट आपका आ गया और आपने बात यही कही कि पाकिस्तान को भी चाहिए मतलब एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार पाकिस्तान तो अपना किरदार जो अदा करता है वो करता है। जाहिर सी बात है कोई भी नहीं चाहता कि उसके पास पड़ोस में जो है इस तरह का माहौल हो, अमन अमान हो, अच्छा हो, तो उससे आवाम को ही फ़ायदा होता है, मुल्क को ही फ़ायदा होता है। लेकिन अगर इस तरह के हालात होते हैं उसमें तो फिर हर फरीक को नुकसान होता है। ऐसा ही है, जंग से वैसे किसी को भी फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। ऐसा ही है। मोहित हामिद साहब, मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कशन को बढ़ाना चाहूँगी। पहले सेगमेंट में आप जिक्र कर रहे थे आपने कितनी माशाल्लाह से अच्छी इंप्रेसिव अचीवमेंट्स आपने जो है सरंजाम दिए हैं सोशल डेवलपमेंट फोरम्स के हवाले से, यूथ पार्लियामेंट में आप एडवाइजरी बोर्ड की तरफ से हैं। थोड़ा सा आप मुझे ब्रेक पे आपने बताया और फिर कि थोड़े प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से भी आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा अपने उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस के हवाले से बताएं और इस तरह की जो पोजीशंस होती हैं उनके हवाले से यूथ का कितना यूथ को फ़ायदा होगा इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने से। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो है वो सर्टिफाइड डेटा सेंटर प्रोफेशनल हूँ, CDCP मैंने किया हुआ है और IT इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने तकरीबन 70 से 80 प्रोजेक्ट करवा चुका हूँ पूरे पाकिस्तान में, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल सेक्टर है, उसके अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बैंकिंग सेक्टर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो ये ओवरऑल मैंने पूरे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट करवाए डिफरेंट कंपनीज़ के साथ और कुछ प्रोजेक्ट CPEC के भी करवाए। तो
तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास। उसके साथ साथ मैंने अभी रिसेंटली पीएमपी सर्टिफिकेशन भी की है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। तो वो करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस जो था और जो मेरी नॉलेज थी वो और इन्हांस हुई है। लाजमी बात है, अगर हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं और जब उसको समझ कर और सीख कर करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। पीएमपी की बात करें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल जो है, मैं कहता भी हूँ लड़कों को कि आप सब जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ लाइफ की जो स्किल्स हैं या आपकी जो वो इंजीनियरिंग की डिग्री है या एमबीए की डिग्री है या बीकॉम की डिग्री है, उसके साथ साथ आप जो ये सर्टिफिकेशन है वो लाजमी करें। क्योंकि सर्टिफिकेशन जो है वो आपको बूस्ट अप देती हैं आपके करियर के लिए, और ये सर्टिफिकेशन आपकी नॉलेज को इन्हांस करती हैं। दो तरीके की एजुकेशन, एक तो हम लोग एजुकेशन सिर्फ एक सर्टिफिकेट या डिग्री हासिल करने के लिए कर रहे होते हैं या जॉब हासिल करने के लिए, एक हम अपने आप को बनाने के लिए कर रहे होते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेशन है ये नॉलेज बेस्ड होती हैं और इससे आपकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा, आपकी माइंड जो है वो उस हिसाब से मोल्ड हो जाता है कि आप किस तरीके से काम करें। जब हम पीएमपी की बात करें, पीएमपी एक बहुत बड़ी फील्ड है और बहुत बड़ा इसका जो है वो स्कोप है। जब हम पीएमपी सर्टिफिकेशन पढ़ते हैं, लाजमी बात है, वैसे डिप्लोमा हो रहे हैं या उसके कोर्सेज हो रहे हैं, आज तो मास्टर भी करवा रहे हैं पीएमपी में। तो उसके बाद जब हम ये जो पीएमपी सर्टिफिकेशन करते हैं और उसको सीखते हैं या इसके जो प्रोसेस ग्रुप हैं उसको समझते हैं, जिसमें रिसोर्स मैनेजमेंट भी है, जिसमें कॉस्ट मैनेजमेंट भी है, जिसमें आपको वेंडर मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, जिसमें आपको जो है वो टाइमलाइन भी मेंटेन करना आनी चाहिए। जब आप इसके एक एक प्रोसेस ग्रुप को देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो वो प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुल जाता है। अभी हम बात करें कि हमारे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं या प्राइवेट सेक्टर के भी जो प्रोजेक्ट होते हैं वो शुरू होते हैं 2 साल के लिए और ख़त्म होते हैं 10 साल के बाद। उनकी कॉस्ट शुरू होती है तकरीबन जो है वो 100 मिलियन पे और ख़त्म होती है 1000 मिलियन पे। तो ये इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस इस वजह से आ रहा है कि हमारी पेपर वर्किंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, हमारी वो नॉलेज गैप है ना, कि हम लोग बस जो है वो आते हैं, अच्छा ये काम करना है, बड़ी स्पीड में काम होता है। जो इनिशियल फेज जो होता है वो ये होता है कि भाई कहीं से ऑर्डर आ गया, आपको ये प्रोजेक्ट करवाना, आपको ये बिल्डिंग बनानी है, आपको ये रोड बनाना है, आपको ये पुल बनाना है, बस इसका इफ्तिताह हमें 10 दिन के अंदर करना है। अब 10 दिन में वो इफ्तिताह कैसे होगा? वो शायद पेपर वर्क इतना स्ट्रांग नहीं होता, उसकी फिजिबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। सिर्फ क्या होता है कि आपने समझा, करा और आपने फिजिबिलिटी बना के दे दी कि ये प्रोजेक्ट आपके इतने मिलियन इतने बिलियन में हो जाएगा। लेकिन जब अल्टीमेटली वो फिनिश हो रहा होता है तो वो टोटल ही चेंज हो चुका होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का, आप कराची के प्रोजेक्ट देख लें कि कराची के प्रोजेक्ट की हम बात करें तो काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो शुरू हुए थे 2 साल के लिए और ख़त्म अभी तक कुछ नहीं पता कब ख़त्म होंगे। तो ये सारा जो गैप है इसको ओवरकम करने के लिए हमें ऐसी सर्टिफिकेशन या ऐसी नॉलेज अपनी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, इन्हांस करनी पड़ेगी। ना सिर्फ हमें बल्कि वो इदारे जो ये काम कर रहे हैं उनको भी ये मैंडेटरी करनी पड़ेगी कि आप लोग ये सीखें, समझें अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, और जो भी लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं या जो वहाँ पे काम ले रहे हैं या कर रहे हैं, वेंडर कुछ भी है, ताकि वो उस प्रोजेक्ट को उसी हुस्न के साथ करें, उसी खूबसूरती के साथ करें, ताकि वो उसकी टाइमलाइंस मीट कर सकें, उसकी कॉस्ट मीट कर सकें और वो हमें सक्सेसफुल होकर आवाम को फ़ायदा हो। वरना उस प्रोजेक्ट का आवाम को फ़ायदा नहीं मिलता जो एक अरसे बाद, तकलीफ के बाद जब वो ख़त्म होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने यहाँ पे वैलिड पॉइंट रेज किया है कि एक सेट टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। कुछ एग्जांपल्स हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के हवाले से हमारे सामने ही हैं, उस पर आपसे डिस्कशन को मैं मज़ीद जारी रखना चाहूँगी। अभी मैं रेहान साहब की तरफ आना चाहूँगी। रेहान साहब, अभी रिसेंट बजट आया है, बजट 2025 to 26 जो है, उसमें जो आपकी कंपनी है महारवी कंस्ट्रक्शन, उस कंपनी को कितना फ़र्क पड़ा है उस बजट से? कि कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो हमें मुझे खुद पड़ेगा, इसलिए कि मैं कंपनी रन कर रहा हूँ ना, मुझे फर्क पड़ेगा। कंपनी को क्या फर्क पड़ना है, वो तो एक नाम है, एक ब्रांड है, ठीक है। फर्क ये है कि जो रेट पहले 4000 के थे वो 5000 के देने, मगर जो काम मैंने लिए हुए हैं वो तो मैंने उसी रेट पे करने हैं जो मैंने लिए हुए। नहीं, आपकी कंपनी तो है, लेकिन साथ साथ मुझे आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आप किस तरीके से देखते हैं कि जो बजट है उसका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे पाकिस्तान में कैसे? ऐसी बात है, टैक्सीज है, वो टैक्सीज तो बढ़ गए, वो तो पैड करना ही है, वो पैड नहीं करेंगे तो वो कंपनी ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, वो तो हमने करने ही करने। ऐसी बात है, अब फाइलर है कोई आदमी तो उसने तो रिटर्न करवाना ही करवाना है साल के साथ, वो रिटर्न में है कि जाहिर सी बात है काम हो ना हो मगर रिटर्न तो हमने देना है उनको।
तो फ्यूचर कैसे देखते हैं कंस्ट्रक्शन? नहीं, जैसे जाहिर सी बात है, जब हम कमाते हैं तो जाहिर सी बात है रिटर्न देने में भी हमें खुशी महसूस करनी चाहिए, इसलिए कि हम उससे कमाते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं कमाते, ये अगर कोई कहता है कि हम नहीं कमाते तो वो झूठ है, हम उससे कमाते हैं, जाहिर सी बात है, फिर उसी बिना पर हम वो पेड भी करते हैं। लेकिन अगर हम जनरल पॉपुलेशन को पाकिस्तान की देखें तो ज़्यादातर पॉपुलेशन ऐसी नहीं है कि उनके पास जो है वो उतने इंसेंटिव्स हों या उतनी रिसोर्सेज हों कि वो इन्वेस्ट कर सकें। देखिए, जो कंपनियां खोल के बैठे हैं तो वो इस काबिल हैं तो ही वो कंपनियों को रन कर रहे हैं, वरना बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं मेरे साथ जो इस ताकत में है कि वो तमाम काम मेरा करते हैं, सब कुछ कंपनी भी चला सकते हैं, मगर वो कंपनी नहीं चला रहे, वो मेरे साथ जुड़ के ही काम कर रहे हैं। मतलब बस ठीक है रेहान भाई, हम आपके साथ हैं ना, बस चल रहे हैं। वो भी कंपनी बना सकते हैं, कंपनी बनाने में कोई हाथी घोड़े थोड़ी लगते हैं, कोई लेकिन जमा कराएं आप बन जाएगी कंपनी। जो भी बजट आता है कि पाकिस्तान बजट तो इस टाइम बहुत ख़राब ही आया है, इसलिए कि जाहिर सी बात है आवाम के लिए बजट बहुत ख़राब है, बाकी सरकारी मुलाजिम के लिए भी बेहतर है। और भुट्टो साहब ने जो पास किया था उसी पे चल रहा है। 10% भुट्टो साहब ने बढ़ाने का कहा था, सबसे पहले जो तनख्वाहों में गवर्नमेंट बढ़ाया वो भुट्टो साहब ने बढ़ाया था 10%, ये साल के साथ 10% बढ़ा करेगा। अब ये कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वो उनकी मेहनत है उनकी, या वो उन्होंने अपनी मर्जी से रखा है, वो तो फिर उस पे डिस्कशन हो सकती है। वैसे बात ये है कि मैं पहले एक बात और कर रहा हूँ, जावेद साहब बैठे हैं हमारे, जावेद सिद्दीकी साहब, मेरी कौम से इनका ताल्लुक भी है। पिछले प्रोग्रामों में शायद अगर कोई गलती हुई तो मैं माजरत चाहता हूँ आपके ऑनलाइन। बस कुछ सवालात हैं वो मैं जाहिर सी बात है मेरा राइट बनता है करने का। वजह ये है कि 3 साल अगर हुकूमत पीटीआई ने करी, इन्होंने तो बहुत साल करी, खैर आपने तो बहुत कम टाइम करी है, हकीकत है कि आपने 3.5 साल, पौने 4 साल आपने हुकूमत की। तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपने मतलब कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी या कोई और इदारा हमने कायम किया हो आपने अपने तवस्सुस से, जिसी की बात करते हुए हम आए मदीने की रियासत बनाएंगे और लड़कियों को रोड पे नचाएंगे? तो सर ये थोड़ा सा ऐसा ही हुआ है। और कोई गलत मैंने कोई गलत बात नहीं करी गुड़िया, मैंने वही बात करी जो सच्चाई हुई है। एहतजाजों में यही सब कुछ हुआ नहीं, इस पे सर मैं अभी जो है मैं और एक सवाल और आपसे छोटा सा, कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात हो रही थी, टॉपिक सवाल से छोटा सा आपसे ये भी है कि अच्छा, जिस शख्स को वजीर आज़म बने और बनने के बाद आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं आपकी मेज़बान नूरिश खान। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी काफ़ी उमूर पे, मोहित साहब से हमारी ब्रेक से पहले भी डिस्कशन हो रही थी, तो इनसे हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से हमें बता रहे थे और जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो स्किल्स डेवलपमेंट, आप कह रहे थे कि कोर्सेज़ भी साथ साथ हमें करने की ज़रूरत है। आपने कोर्सेज़ का यहाँ पे नाम दिया, माशाल्लाह से आपका खुद का बैकग्राउंड इतना ज़्यादा हाईली एजुकेटेड, यू आर डिफरेंट बैकग्राउंड्स में आपने जो है हर बैकग्राउंड, हर एस्पेक्ट में आपने जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट्स आपकी हैं। तो आपने माशाल्लाह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की हैं एंड देन आप एमबीए की तरफ चले गए। तो यहाँ पे हमारे मुल्क में काफ़ी एक सैचुरेटेड सा हमें देखने को मिलता है, या तो इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या फिर कॉमर्स की तरफ जाते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि दिस एस्पेक्ट इज़ टॉक्ड अबाउट मच कि एक फील्ड से दूसरी फील्ड को चेंज करने का जो पर्सपेक्टिव होता है और जो एस्पेक्ट होता है। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इस पर बताएंगे, आपने इंजीनियरिंग के बाद एमबीए की तरफ क्यों? बहुत अच्छा सवाल किया। और मैं काफ़ी दफ़ा जब यूनिवर्सिटी में जाता हूँ लेक्चर देने तो मैं यूथ को या स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि इंजीनियरिंग के बाद एमबीए मैंने क्यों किया, क्योंकि अक्सर लोग इस पे ज़रूर सवाल करते हैं कि आपने इंजीनियरिंग करा और आगे जो है वो एमबीए मास्टर जो है वो बिज़नेस में किया। देखें, इंजीनियरिंग जो है वो मेरी टेक्निकल स्किल्स थी, जिसने मुझे टेक्निकल स्किल्स सिखाई, मेरी हार्ड स्किल्स बनाई कि एक चीज़ अगर मैंने इलेक्ट्रिकल में किया है इंजीनियरिंग या मैंने आईटी की फील्ड में टेक्निकल स्किल्स है तो मुझे पता होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे हो रही है और क्यों हो रही है ना। टेक्निकल स्किल्स मेरी बहुत अच्छी हो गई इंजीनियरिंग से। लेकिन जब हम पर्सनैलिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, जब हम अपनी नॉलेज इन्हांसमेंट की बात करते हैं, तो फिर क्या है कि मैंने एमबीए को प्रीफर किया, क्योंकि एमबीए ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने एमबीए को जस्ट सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं सीखा कि मैं मास्टर बन जाऊंगा या मेरे मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, नहीं, मैंने एमबीए का हर सब्जेक्ट अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया कि मैं एक खुद प्रोडक्ट हूँ, मैं खुद एक सर्विसेज हूँ, मैं खुद जो है वो एक मार्केटिंग का बंदा हूँ, मैं खुद जो है वो कोई चीज़ पेश कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जब मैंने एमबीए करा तो एमबीए के 2-2.5 साल 3 साल बाद मैंने अपने अंदर एक वाज़ेह चेंज महसूस किया
इंजीनियरिंग जब होता है लादी बात है, उस टाइम स्टूडेंट जो है वो 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल की एज होती है। इन 4 सालों में उसको बस ये होता है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे अपनी CGP या परसेंटेज जो है वो 80 प्लस लेकर आनी है। उसके बाद वो अपना करियर स्टार्ट कर देता है। मैंने भी ऐसा किया इंजीनियरिंग की, उसके बाद मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना करियर फौरन स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद MBA जब मैंने किया तो वो 4 साल या वो 3 साल मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप को बिल्डअप करने में मिले, और मैंने हर सब्जेक्ट में अपने आप को इन्वॉल्व किया कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ। क्योंकि MBA के सब्जेक्ट आपकी कोई वो टेक्निकल स्किल्स नहीं बनाती हैं, आपको तार जोड़ना नहीं सिखाती है, आपको ट्रांसफार्मर बनाना नहीं सिखाती हैं, आपको जो है वो सॉफ्टवेयर का कोई टूल नहीं सिखाती कि आपको ये चीज़ कैसे करनी है, क्या करनी है। वो बेसिकली आपकी MBA पूरी मार्केटिंग स्किल्स है कि आपको खुद को प्रेजेंट कैसे करना है, आपको ऑपरेशन कैसे चलाने हैं, आपको जो है वो कंपनी के मामलात किस तरीके से देखने हैं, आपको जो है वो किसी से बात किस तरीके से करनी है, आपको किसी को प्रेजेंट किस तरीके से करनी है, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट हो सर्विस। हम सब एक प्रोडक्ट है, हम एक सर्विस है। अगर हम चाहे वो अपनी सोशल लाइफ में हो या हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपको किससे कैसी बात करनी है, क्या करना है। तो मेरे ख्याल से मुझे MBA ने ये सब चीज़ें दिया। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, या जब हम एजुकेशन की सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पे लोगों ने आके रोक दिया कि हमें रीडिंग करनी है, रीड करनी है। मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये कहता हूँ कि अगर आप डायरीज देखेंगी ना बच्चों की, तो उस पर लिखा होता है रीडिंग पेज नंबर दिस टू दिस। आप कोई भी किताब खोल दें, कोई भी बुक खोल दें, लेकिन हमारी स्टडीइंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। स्टडी और रीडिंग में वाज़ेह फ़र्क है। तो हमारे यहाँ पहले दिन से बच्चे को सिर्फ रीडिंग कराई जाती है। आपको ये 2 लाइनें रीड करके आनी है, आपको खड़ा होना है उस क्लास में, और आपको ये 2 लाइनें इंग्लिश पढ़नी है, सिर्फ पढ़नी है, आपको समझनी नहीं है। जब तक हमारे एजुकेशन सेक्टर में, या जब तक हम अपने बच्चों को, हम अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे नहीं कि आपको रीडिंग नहीं करनी, आपको स्टडी करनी है आपको। क्योंकि देखें ये जो हमारी इंजीनियरिंग है, चाहे वो MBA है, चाहे आपकी कोई भी चीज़ हो, हमें बुक नहीं कहती कि आप सिर्फ हमें पढ़ो, बल्कि बुक हमें कहती है कि आप हमें समझो। हम समझ नहीं रहे। हमारा ड्रॉबैक क्या है कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ डिग्री लेनी है, हमें सिर्फ मार्क्स लेने हैं। मार्क्स लेने के बाद उन मार्क्स की बिहाफ पे हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है कि मेरे इतने मार्क्स आए, मेरी अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी। लेकिन आप खुद क्या समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, आप देख रहे हो, आप कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये आपके चैनल के रेफरेंस है। मैं तमाम स्कूल्स और तमाम जो भी टीचर्स हैं, जो भी इस फील्ड से वाबस्ता है, उनको ज़रूर ये कहूँगा कि आप अपने स्टूडेंट को ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग से हटकर अब स्टडी करनी है। चाहे वो एक बच्चों की जो किताबें होती हैं उसमें काफ़ी लेसन्स ऐसे होते हैं जिसमें किस्से कहानियाँ होते हैं, चाहे वो इस्लामी हो, चाहे वो जो है वो दुनियावी या दुनियावी किस्से हो। तो उसमें वो किस्से कहानियाँ सिर्फ हमें रीडिंग नहीं करनी, बल्कि बच्चों के माइंड में वो चीज़ उतारनी है। और एक बात मैं ज़रूर मैं कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को या लोगों को कि बात वो की जाए कि वो जो दिमाग से दिल तक जाए। बड़ी प्यारी बात आपने की है कि बात वो करनी चाहिए जो दिमाग से दिल तक जाए, और उसके लिए ज़रूरी यही है कि सिर्फ हम रीड ना करें, उसको प्रॉपर स्टडी करें। मैं आपसे यहीं से कॉन्वर्जेशन जो है कंटिन्यू करूँगी। जावेद सिद्दीकी सर, आपसे थोड़ी सी कॉन्वर्जेशन जो है ना मैं कंटिन्यू रखना चाहूँगी। थोड़ा सा मैंने इजराइल ईरान जंग के हवाले से बात की और उसके बारे में आपने अपना पर्सपेक्टिव भी पेश किया। स्पोर्ट्स फॉलो करें, ये बताएं। हाँ, देखने की हद तक है कुछ थोड़ा सा। तो और क्योंकि असल में मैं बेसिकली सोशल वर्किंग करता था जी, तो उसमें फिर सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो बच्चों के प्रोग्राम भी जैसे 23 मार्च 14 अगस्त या रबी अव्वल के हवाले से, और बाकी क्रिकेट हॉकी ये देखते थे। अच्छा, आपने हॉकी, और हमारे तो लीडर जो हैं वो भी आपको पता ही है। तो माशाल्लाह से 92 का वर्ल्ड कप ही उन्होंने पाकिस्तान को जिताया था। और नहीं मतलब 92 के अलावा, इसके अलावा वो जितनी भी उनके उस वक्त की जो टीम थी, उस दौर की जो टीम थी, जिसमें जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, मुदस्सिर नज़र, और ये एक बेहतरीन टीम और बेहतरीन रिजल्ट देती थी। तो वो पूरी टीम थी। लेकिन ये कि जाहिर सी बात है कैप्टन ये थे, तो लेकिन ये कि जो और लोग भी थे वो भी अच्छे थे। और खान साहब ने फिर सियासत में कदम रखा, तो आपने देखा वहाँ भी उन्होंने वो कैप्टन ही रहे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ही किया, और जिस तरह से स्ट्रगल थी वो सबने फिर देखी। जी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा स्पोर्ट्स के हवाले से बात हो रही है, तो अब रिसेंटली हमने देखा माशाल्लाह से पाकिस्तान की हॉकी टीम ने भी फाइनल तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 11 साल से ज़्यादा अरसे के बाद जो है फाइनल
तो खेला है हॉकी टीम ने और न्यूजीलैंड से फिर अनफॉर्चुनेटली फाइनल में शिकस्त हो गई। कल ही वॉलीबॉल का टूर्नामेंट था, AVC नेशनल कप था, जिसमें पाकिस्तान और बहरीन का फाइनल हुआ। पाकिस्तान की टीम फाइनल तक पहुंची, बहरीन ने हरा दिया पाकिस्तान को, बट फाइनल तक पहुंचना इज इटसेल्फ अ ह्यूज विन। क्रिकेट के अलावा हम देख रहे हैं, क्रिकेट में तो हमारी टीम मतलब काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि अच्छा जो है ना वो होता है, लेकिन फिर फाइनल्स तक आके वो हो जाते। तो हमें कितनी ज़रूरी आप समझते हैं मुल्क में स्पोर्ट्समैन को, एथलीट्स को एम्पावर करना? देखिए, सबसे पहला जो मरहला है वो सिलेक्शन का होता है। तो अगर सिलेक्शन आपके सही हो, अच्छे खिलाड़ी हैं, वो मेरिट पे हों, जैसे अभी मोहित भाई ने भी बताया कि तो अब अगर मेरिट पे लोग आएंगे तो वो कारकर्दगी देंगे, लेकिन अगर सिफारिश पे लोग आएंगे तो आप देखें कि अभी पिछले दिनों हमारी जो क्रिकेट टीम थी वो पहले ही मरहले में आउट हो गई थी, जो अभी कप हो रहा था। तो उसमें बहुत बड़ी अक्सरियत जो थी वो सिर्फ रिश्तेदारियां और दोस्तियों की वजह से टीम में उनको शामिल किया था, जबकि हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग, जाहिर है क्रिकेट और हॉकी ये दो तो हमारी एक तारीख रही है, हॉकी की भी एक पूरी तारीख रही है। एक बेहतरीन टीम, जब कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, हसन सरदार और ये बहुत सारे खिलाड़ी थे, तो उस वक्त आप देखें कि इनकी कारकर्दगी जो है, अभी आप कह रहे हैं 10 साल के बाद फाइनल में आके आ रही है, और उस वक्त फाइनल और सेमीफाइनल में ही मुकाबले होते थे। मतलब नीचे की तो काउंटिंग ही नहीं होती कि 5वें नंबर पे आ जाएगी, 6ठे नंबर पे। हॉकी और क्रिकेट की टीमें नॉर्मली फाइनल में ही आती थी, फाइनल जीते भी, और तो ये बड़ी अच्छी तारीख रही है। लेकिन हमारी तारीख ख़राब जब हुई, जब हमारे यहाँ सिफारिश पे लोग आना शुरू हुए, कारकर्दगी पे नहीं। और ये किसी भी सिर्फ ये खेलों में नहीं, किसी भी शोबे में, किसी भी चीज़ में जब मेरिट पे लोग आएंगे तो वो चीज़, वो इदारा, वो मुल्क, वो टीम सब तरक्की करेंगे। और जब पसंद और नापसंद पे आएंगे तो फिर आप देख लें जो हाल आज है वो फिर इसी तरह हाल होगा। बिल्कुल। स्पोर्ट्स पे डिस्कशन चल रही है रेहान साहब, मैं स्पोर्ट्स पे ही आपसे डिस्कशन जो है कंटिन्यू करना चाहूँगी। और अभी जावेद साहब से हम बात कर रहे थे हॉकी के हवाले से, इन्होंने बताया कि कितना ज़रूरी है स्पोर्ट्स, हमारे एथलीट्स को एम्पावर करना पाकिस्तान में। हम देखते हैं कराची में स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है, क्रिकेट के हवाले से देखूँ, हॉकी के हवाले से, और जो हैं भी उनकी हालत इतनी इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई इंटरनेशनल मैचेस वहाँ पे कोई टूर्नामेंट्स हो पाए या होस्ट कर पाएँ। जो ग्राउंड्स के फुकदान है और वो रिसोर्सेज हमें नहीं प्रॉपर, मतलब जो एक एथलीट्स को मिलनी चाहिए, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, पहले मौजूद थे ग्राउंड, जब हमारी बचपन था तो मैं खुद क्रिकेट खेलता था और मैंने अंडर 14 तक खेला है क्रिकेट। राशिद अजीमपुरा जेम खाना का क्लब है राशिद लतीफ़ का, उसके साथ मैंने अंडर 14 खेला है क्रिकेट। और हमारे इलाकों में भी ग्राउंड थे और तकरीबन कराची में बहुत जगह ग्राउंड थे। माजी में जो तंजीमें इस मुल्क में सियासत कर चुकी हैं, उन्होंने इस ग्राउंडों को या तो बिल्डिंगों पे तब्दील कर दिया, चाइना कटिंग पे तब्दील कर दिया, तो जिसकी बाइस जो है ये ना तो अब छोटे स्कूल हैं, तकरीबन स्कूलों में भी ना तो कोई ग्राउंड है। हकीकतन तौर पे स्कूल उसी जगह पर उसको NOC दी जाती है जहाँ पर बच्चों के खेलने का ग्राउंड मौजूद हो, ये कानून है, ठीक है। कोई भी स्कूल खोलेगा प्राइवेट तो वो उसी बुनियाद पर स्कूल खोलेगा कि उस स्कूल के अंदर छोटा सा एक ग्राउंड ज़रूर होना चाहिए जो बच्चे जिसके अंदर खेल सकें, तब आपको स्कूल का NOC मिलती है। मगर हमारे पास ऐसा है कि उस कानून को फॉलो नहीं किया जाता। 2 कमरों का मकान, 4 कमरों के मकान पे भी स्कूल मिल जाता है और लोग चला रहे होते हैं स्कूल। असल में हमारे यहाँ फुकदान सिर्फ सबसे बात जो है वो यही है कि अपनी मर्ज़ी और अपनी मदद से जो कर सकते हैं आप कर लें, बाकी कुछ होना नहीं है। इसलिए कि जो लोग आए हैं, जो पिछली गवर्नमेंट से गई हैं, उन्होंने भी कोई ख़ास काम नहीं किया। हकीकतन तौर पे तो पिछली गवर्नमेंट ने जो फुकदान करा है वो हम अभी तक भुगत ही रहे। इसलिए कि IMF से जो कर्जे हुए, सबसे पूरे जितने, जब से पाकिस्तान बना उस दिन से लेकर आज तक किसी गवर्नमेंट ने इतना कर्जा नहीं लिया जितना इमरान खान की सही है। ये थोड़ा उसकी तरफ जा रही है, तो टॉपिक से हट रहे हैं हम, इस पे डिस्कशन जो है कंटिन्यू रखेंगे। मोहित साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप अभी थोड़ी देर पहले बड़ी प्यारी आपने बात की थी कि हमें जो है ना सिर्फ रीड नहीं करना, उसको स्टडी करना होता है टेक्स्ट बुक्स के हवाले से, और स्किल्स के आप थोड़ा सा बात कर रहे थे कि स्किल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बहुत कॉमन जो है ना हमारे पास डिस्कशन, डिबेट आ जाती है स्किल्स वर्सेस डिग्री, तो मैं आपका टेक इस पे जानना चाहूँगी। देखिए, जब हम डिग्रीज़ की बात करते हैं, डिग्रीज़ तो आजकल के एनवायरनमेंट में ज़रूरी है आपको जॉब लेने के लिए, लेकिन आपको अपने आप को बनाने के लिए स्किल्स ज़रूरी हैं।
स्किल्स के बिना आप लोग अधूरे हैं। सिर्फ आप डिग्रीज लेकर किसी ओहदे पे फाइज हो सकते हैं, आप किसी ओहदे पे बैठ सकते हैं, लेकिन आपके पास जब नॉलेज नहीं होगी, आपको काम करना नहीं आएगा, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, मैं अभी आपने स्किल्स की बात की, तो मैं स्किल्स में हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स की बहुत बात करता हूँ कि ख़ासतौर पर इंजीनियरिंग की जब हम बात करें या जब हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें कि यूनिवर्सिटीज़ हमें हार्ड स्किल्स सिखाती है, वो बताती है कि आपकी टेक्निकल स्किल्स कैसी होनी चाहिए, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स पे कोई बात नहीं करता, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे कोई बात नहीं करता, आपकी टाइम मैनेजमेंट पे कोई बात नहीं करता। तो मैं आपके टीवी के तवस्सुत से ये चीज़ भी मैं हाईलाइट करूंगा कि यूनिवर्सिटीज़ में या एजुकेशन सेक्टर्स में बचपन से, छोटी क्लासेस से, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हो, वहाँ पे इन स्किल्स के बारे में बताना चाहिए कि आपकी टाइम मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है। हमारे यहाँ फुकदान ये है कि हम टाइम मैनेजमेंट को कब जाके समझते हैं, जब हम एक ऐसे ओहदे पे फाइज हो जाते हैं जहां हमें एक एक मिनट की मीटिंग्स का ख्याल रखना पड़ता है। उससे पहले हमें कोई फिक्र नहीं होती टाइम्स की, कोई फिक्र नहीं होती किसी से कमिटमेंट करने की। तो मेरे ख्याल से कि अगर हम हार्ड स्किल्स की बात करते हैं तो उसके साथ साथ हमें सॉफ्ट स्किल्स पे भी तवज्जो देनी पड़ेगी। हमें अपने आप को बिल्डअप करने के लिए सिर्फ जॉब सब कुछ नहीं होता, सिर्फ नौकरी करना सब कुछ नहीं होता। और मैं तो एक बड़ा जुमला कहता हूँ, पता नहीं आप लोग मुझसे एग्री करेंगे या नहीं, कि आजकल कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अच्छा और बेहतर कमाना मुश्किल है। और उसको कमाने के लिए आपकी अपनी स्किल्स बेहतर होनी चाहिए, आपकी अपनी मेंटलिटी बेहतर होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें आपको शायद आजकल के एनवायरनमेंट में यूनिवर्सिटीज नहीं दे रही, यूनिवर्सिटी नहीं सिखा रही। यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको एक डिग्री और एक कागज, ताकि आप उसकी बिहाफ पे नौकरी हासिल कर सकें। लेकिन उसके बाद मैंने काफ़ी ऐसे स्टूडेंट से मिला हूँ या लोगों से मिला हूँ, वो कहते हैं कि हमें इतनी हमने पढ़ लिया, हम किसी के सामने जाकर या इंटरव्यू में जाके हम बात नहीं कर सकते, हम इंटरव्यू में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। और वैसे उनके पास टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन टेक्निकल स्किल्स का क्या फ़ायदा जब तक आप जो है वो उसको इम्प्लीमेंट ना कर सके। कम्युनिकेशन, बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल्स जब तक नहीं होंगे, सॉफ्ट स्किल्स की जैसे आपने बात की, तो बड़े इंपॉर्टेंट है। जावेद साहब, अभी डिस्कशन हो रही है एजुकेशन के हवाले से, स्किल्स के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन हो रही है। तो थोड़ी देर पहले रेहान साहब ने बात की कि ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो स्कूल्स बन जाते हैं। तो एक प्रॉब्लम जो हम आजकल स्पेशली कराची की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी देख रहे हैं कि हर जगह स्कूल्स काफ़ी हम देख रहे हैं। तो कितना ज़रूरी है कि प्रॉपर जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करना और मतलब उसमें ट्रांसपेरेंसी होना। देखिए, एजुकेशन तो किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बेसिक चीज़ है। जब तक आपके जो जनरेशन है एजुकेट नहीं होगी, वो कैसे तरक्की करेंगे। आज आप देखें जो दुनिया के दूसरे ममालिक तरक्की कर रहे हैं, तो वहाँ पे एजुकेशन का मेयार देखें, यानी हम भी आला तालीम के लिए उन्हीं मुल्कों में जा रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी अहमियत है। तो इसीलिए अच्छा, दूसरी बात यह कि जाहिर सी बात है, हमने भी स्कूल कॉलेज का ज़माना देखा। उस वक्त जो टीचर थे वो बड़े सिंसियर थे और तालीम। अच्छा, अब आप देखें कि जब हमारा बजट बनता है उसमें तालीम का जो बजट होता है वो कितना होता है। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन का जहाँ तक अभी आपने स्कूलों का बताया, तो उसमें कोई स्केल नहीं दिया गया। यानी अब मैं, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी से भी काम ताल्लुक़ रहा है, तो बहुत सारे लोग तो अगर किराया कम आ रहा है तो कोशिश करते थे स्कूल खोल के, यानी तालीम को इतना गैर अहम करार दे दिया, जबकि तालीम, सेहत और ये चीज़ें जो हैं किसी भी माशरे की तरक्की की बुनियाद होती है। लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ इन्हीं शोबों में बजट में सबसे कम पैसे होते हैं। अच्छा, फिर प्राइवेट सेक्टर को, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो सेहत हो, आपने सरकारी अखराजात तो बढ़ा दिए, लेकिन सारी तालीम और सेहत जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ले गए। आज आप देखें, बेचारा कोई बीमार होता है और उसके पास पैसे नहीं हो तो वो सरकारी अस्पतालों में धक्के खाता है, और अगर पैसे हो तो लाखों रुपए। पहले हम सुनते थे कि अल्लाह ताला अदालतों से बचाए और अस्पतालों से बचाए, लेकिन अब हम हकीकत देख रहे हैं कि किसी को कोई बीमारी होती है तो उसकी जो टेंशन होती है, उसके सबसे पहले होता है कि लाखों का बिल किस तरह देंगे अपने मरकज़। जाहिर सी बात है, किसी का भाई, बाप, बेटा बीमार होता है तो उसकी ज़िंदगी उसके लिए बहुत अजीज़ होती है, उसके लिए चाहे उसको लाखों रुपए खर्च करना पड़े। तो हमारे यहाँ फिर मैं जिक्र करूँगा कि पीटीआई की दौर में एक हेल्थ कार्ड आया था और वो पूरे उससे लोगों ने काफ़ी फेस हुआ। जाहिर सी बात है, जो प्राइवेट स्कूल उसमें अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकते थे, वो हेल्थ कार्ड के थ्रू उन्होंने बड़े से बड़े, क्योंकि 10 लाख की उसमें लिमिट थी। और इस तरह की जो पॉलिसियाँ होती हैं वो आवाम के फ़ायदे के लिए होती हैं। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर जो है, अब आप देखें सरकारी एजुकेशन में तो बच्चे से मतलब सिर्फ तनख्वाहें जा रही हैं या बजट बन रहा है, एजुकेशन का मेयार जो है वो नहीं है, क्योंकि उधर हालात देखें और नकल के रुझान देखें। अब प्राइवेट सेक्टर में फीसें इतनी हो गई हैं
तो एक आम गरीब आदमी का बच्चा क्या करे? जबकि आप देखें दुनिया भर में, अगर मेरा थोड़ा सा जाना भी हुआ है कि वहाँ पे सरकारी स्कूल जो होते हैं वो गांव में हो शहर में हो, उनका लेवल एक ही होता है और वो उधर तालीमी म्यार भी एक होता है। लेकिन यहाँ तो शहर में जब म्यार नहीं है तो गांव में तो आप अक्सर और बेशतर देखते हैं कि स्कूल का बजट बन रहा है, स्कूल वीरान पड़े हुए हैं, कहीं जो है गधे और कुत्ते लौट रहे हैं। तो हमने जो जिन चीज़ों से हमें तरक्की मिलती है पूरी कौम को, चाहे कि कोई भी हो मुल्क हो, उसको हमने बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है। और दूसरी चीज़ों पे हमने बेताज, अच्छा ये जो स्कीम है कि जी कैश दे दें, पैसे दे दें, खाना खिला दें, 50 साल में इससे ना मुल्क को कोई फ़ायदा हुआ, अरबों रुपए मुखैर हजरात देते हैं, लेकिन उससे ना तो गुर्बत में कमी आई, ना बेरोज़गारी में कमी आई, किसी भी तरह से। तो अब मैं अक्सर और बेशतर प्रोग्रामों में यही कहता हूँ कि मुखैर हजरात भी ये देखें कि जो हम पैसा भेज रहे हैं इदारों को, वो कहाँ खर्च हो रहा है। अगर वो तालीम, सेहत और रोज़गार पे खर्च हो रहा है तो फिर तो सही है, लेकिन अगर वो सिर्फ रोडों पे खाना खिलाने पे खर्च हो रहा है तो 100 साल में भी आपकी गुर्बत खत्म नहीं होगी। सही। तो क्योंकि सही जगह सही पैसा लगेगा तो तब्दीली आएगी, वरना आप अरबों खरबों का बजट बनाते रहे, कोई तब्दीली नहीं आएगी। पैसे लगने जरूरी है, आपका पॉइंट। और सही जगह तालीम, सेहत और रोजगार। तालीम, सेहत और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, उनका फोकस इन 3 चीजों पे होगा। बाकी जब आप बच्चों को एजुकेट कर देंगे, वो सेहतमंद होगा और उसको रोजगार मिल जाएगा तो वो अपना किरदार बेहतर से बेहतर अदा कर सकता है। बिल्कुल, यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे सर। इस वक्त जो है ना यहाँ पे एक ब्रेक, हमारे पास छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूँ आपकी मेजबान नूरिश खान। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमारी जावेद साहब से काफ़ी इंसाइटफुल डिस्कशन हो रही थी। ब्रेक से वापसी पे जो है वो मुईद हामिद साहब के लिए हमारे पास हैदराबाद से फारूक सलाउद्दीन साहब हैं, जिन्होंने आपके लिए कॉल की थी और उनके कुछ सवालात थे जो वो चाह रहे थे कि आप एड्रेस करें। तो मैं चाहूँगी कि उनके मैं सवालात आपसे पहले मेंशन कर दूँ। उनका पहला क्वेश्चन ये था कि आपको पता है आजकल हमारी फास्ट पेस लाइफ काफ़ी हो गई है, तो ऐसी फास्ट पेस लाइफ में फैमिली और जॉब लाइफ को मेनटेन कैसे किया जाए? देखें, दीन और दुनिया, फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ, इसको आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। आप किसी सूरत भी एक ट्रैक पे नहीं जा सकते। या तो आप अपनी फैमिली को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, लाज़मी बात है, उसमें आपके फैमिली में बहन भाई हैं, आपकी वालदेन हैं, आपकी बच्चे हैं, वो सब आपकी फैमिली लाइफ आती है। तो आप प्रोफेशनल लाइफ का टाइम अलग सेट करें, निकालें। और लाजमी बनता है एक अच्छे, जो मैं बात कर रहा था टेक्निकल स्किल और सॉफ्ट स्किल हमें यही सब चीज़ें सिखाती है कि आप किस तरीके से दोनों को टाइम देंगे। चाहे वो काफ़ी लोग होते हैं रात भर बाहर घूम लिए, निकाल लिए, दोस्तों के साथ टाइम देते, नहीं, आपको दोनों चीज़ों को मेंटेन करना है और आपको अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से बिल्डअप करना है कि आप दोनों चीज़ों को उस हिसाब से देखें और आप उसके हिसाब से मेंटेन करें। सही। और दूसरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि आपको पता है आजकल हमारी यूथ स्पेशली अब्रॉड काफ़ी लोग जॉब्स जो हैं वो तलाश कर रहे हैं और अब्रॉड ममालिक में सेटल होने के लिए, वेस्ट में हम देखें और ऑस्ट्रेलिया, यूके, बड़ी कंट्रीज़ में सेटल होने के लिए होकर, लेकिन एक प्रॉब्लम तो नहीं, तहफ़्फ़ुज़ में कहूँगी, उन तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कुछ हमारी यूथ में कि जो हम प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की जो जॉब्स होती हैं वो उस पोजीशन पे नहीं है कि वो स्किल्स और वो एक्सपीरियंस हमें दे पाएँ कि हम जो है बाहर के जो पूरा इन्वायरमेंट होता है उससे अडेप्ट कर पाएँ। तो किस तरह से हम उसमें कुछ चेंजेस या कुछ अडेप्टेबिलिटी ला सकते हैं कि उस मुताबिक बाहर के लेवल के मुताबिक कि हमें स्किल्स और देखें, इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में तो शायद आप किसी तौर पे जॉब्स ले लें अपनी डिग्रियां दिखाकर, लेकिन आप गल्फ़ में जाएंगे या आप बाहर में जाएंगे तो उसमें आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा, आपको अपनी मेहनत दिखानी पड़ेगी। और हमारे पाकिस्तान में वो यूथ जो अपने आप को बना रही है गल्फ़ के मुताबिक, अपनी स्किल्स उनके मुताबिक बना रही है, अपने आप को इन्हांस कर रही है, अपनी सर्टिफिकेशन कर रही है, डिग्रियाँ ले रही है, वो तो वहाँ जाके कामयाब हो सकते हैं। लेकिन वो शख्स जो पाकिस्तान में ही मुश्किल से काम कर रहा है और वो ये सोचे कि मैं बाहर जाके काम कर लूँगा या बाहर जाके नौकरी हासिल कर लूँ, तो वो मुश्किल है। अगर हम पहली बात ये है कि मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि अपना मुल्क है, कमाना मुश्किल नहीं है, रिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने सबके नसीब में लिखा हुआ है, आप रिस्क कमा सकते हैं। और उसके लिए बस आपको जो है वो पिन पॉइंट देखना है, आपको वो रास्ते ढूंढने हैं, तलाश करने हैं। रास्ते सब आपके सामने ही हैं, सिर्फ आपको उन रास्तों पे चलना है। वो रास्ते आपको रिस्क की तरफ भी लेकर जाएंगे, जॉब की तरफ भी लेकर। कमाना मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई मुश्किल है।
हमारे यहाँ रिस्क के बहुत ज़्यादा मौके हैं, लेकिन क्या है, मेहनत करना कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी नौकरी दे दे कि मैं कमरे में बैठूं और मेरे पास लैपटॉप या कंप्यूटर रखा हो, बस मैं काम करूं, चाहे मुझे वो चलाना आता हो नहीं आता हो, मेरे अकाउंट में कम से कम तनख्वाह आ जाए, जो भी है 30,000, 40,000, 50,000। लेकिन हर बंदा अगर सिर्फ ऑफिस में बैठ के ही काम करेगा तो फिर हम ये दुनिया कैसे चलेगी? अगर हम एक घर बनाते हैं या हम कुछ भी करते हैं, वहां पे एक लेबर से लेकर, मजदूर से लेकर, जो ईंटें उठाता है, जो सीमेंट बजरी का काम करता है, जो पानी देके जो है वो तराई करता है, वो सब ये काम कर रहे होते हैं लोग। तो मेरा ये ख्याल है कि जब इंसान अपने आप को बनाता है तो उसको रिस्क रोटी खुद ही मिल जाती है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। बिल्कुल, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। हमारे पास फारूक साहब, आई होप आपके क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे इस हवाले से। और जो है मोहित साहब हमें इस हवाले से अपनी इंसाइट्स दे रहे थे, बहुत ही आपने वैल्यूएबल यहाँ पे पॉइंट्स रेस किए हैं। जावेद साहब, आपसे मैं थोड़ी सी डिस्कशन, अभी आपसे ब्रेक पे जाने से पहले एजुकेशन के हवाले से मैं बात करी थी, तो हमने देखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इमरान खान साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था 1 नेशन 1 सिलेबस के हिसाब से। तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस आप समझते हैं अभी करंट उसके लिए? देखें, बहुत सारे उन्होंने वो इक़दाम किए थे और बहुत सारे जाहिर सी बात है क्योंकि बीच में कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें रह गई। तो देखें, जैसा कि अभी मोहित साहब ने कहा और हमारे जो भी मेहमान होते हैं वो बात करते हैं एजुकेशन के ऊपर, और क्योंकि खान साहब आपको पता है कि वो भी एक हाई क्वालिफाइड शख्सियत के मालिक थे और उन्हें तालीम और सेहत के निज़ाम के लिए बहुत उन्होंने अपने दौर में काम किया। आपने देखा कि फैसला बहुत सारी जो इंडस्ट्री थी जो बंद होती जा रही थी उस दौर में, उन्होंने उनको चलाया। और फैसलाबाद की जो लूम है और बहुत सारी आप सुनते हैं, देखिए रोज़गार सिर्फ सरकारी महकमे में नहीं कि सिर्फ आप सरकारी महकमे भरते रहें वही रोज़गार है, प्राइवेट सेक्टर को भी आप मुतहर्रिक करें ताकि वहाँ भी रोज़गार के मौके मिले। क्योंकि आप देखें करप्शन कहाँ से शुरू होती है? करप्शन बेरोज़गारी से शुरू होती है। अब आज आप देखें कि जो बेरोज़गार हैं वो कोशिश करते हैं रोज़गार मिल जाए, नहीं मिलते, जब उनके घर के हालात ख़राब होते हैं तो करप्शन की तरफ जाते हैं। तो रोज़गार से करप्शन पे भी कंट्रोल होता है, तालीम से भी जो है आपको शऊर आता है अच्छा बुरा, और आपकी सेहत अच्छी होती है तो आप अच्छा मतलब अपने जैसे अब जो नौजवान है वो अपना पूरी एनर्जी जो है मुल्क की तरक्की में सर्व कर सकते हैं। तो बेसिक जो गवर्नमेंट की जो अहदाफ होने चाहिए वो तालीम, सेहत और रोज़गार ही होनी चाहिए। लेकिन हमारी अफसोस ये कि हर दफ़ा आप बजट देखती हैं कि दूसरी चीज़ों में अरबों 400 अरब और इतने अरब और इतने अरब, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जिसका फ़ायदा होता है उसमें बजट कम होता है। तो अब ये है कि चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, उन्हें इन अहदाफ पे काम करेंगे तो आज जो मुल्क की हालात है उससे चेंज हो गए। क्योंकि देखें आज बेरोज़गारी है, गुर्बत है, जहालत है, और उसके अलावा करप्शन देखें, करप्शन किस हद तक आप अपने शहर में देख लें कराची में कि हर साल सैकड़ों के हिसाब से लोग स्ट्रीट क्राइम में सिर्फ एक मोबाइल की वजह से, आप उनको ये नहीं अंदाज़ा होता है कि ये जान नहीं है, ये किसी की पूरी दुनिया है, उसकी फैमिली के लिए। तो जब ये शऊर आएगा और वो सोचेंगे कि जिस तरह हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप, हमारे जो अजीज़ व क़रीब है, हमारे इनसे कितनी वाबस्तगी है, ज़हनी हम आहंगी है, अगर ये सब चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है फिर वो आपने देखा पिछले दिनों जो कराची में लिसानी और वो जो फसादात होते थे उसके पीछे भी रीज़न यही था कि जब मेरे घर का कोई फ़र्द किसी भी स्ट्रीट क्राइम में मारा जाएगा तो मुझे फिर उन लोगों से नफरत होगी। सही। सो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से आप फिर से कहते हैं। रेहान साहब, आपसे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और अभी इंडस्ट्रीज़ के हवाले से हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से। तो लोगों की जो है इंडस्ट्रीज़ के हवाले से थोड़े से बजट आए अभी, तो ये तापुज़ात है कि सीमेंट जो है महंगा होता जा रहा है, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि इंडस्ट्रीज़ को इससे प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको क्या मतलब लॉस नहीं हुआ इससे? नहीं, इससे लॉस तो नहीं हुआ, मुझे तो लॉस नहीं हुआ। नहीं मतलब जो मैं आपसे मुराद आप पता क्या पूछना चाह रही हैं? आप पूछना ये चाह रही हैं कि कंपनी से मतलब कंपनी के लोगों को लॉस हुआ जो कंपनी चला रही है, कॉस्टिंग बढ़ गई। कॉस्टिंग बढ़ती है हमेशा, जब से बजट आ रहा है बढ़ती जाती है, मगर हमारी कंपनी में तकरीबन 14 साल से रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है। तो 14 साल से जब बजट आया है बढ़ा है, तो हम वो बढ़ा है तो हमने भी तो रेट बढ़ाए ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने रेट नहीं बढ़ाए, हमने भी अपने काम के रेट बढ़ाए। अगर टाइल वाला कोई रेट बढ़ा देता है तो जाहिर सी बात है हम भी आगे रेट बढ़ा के ही देते हैं। काम तो चल ही रहा है, रेट बढ़े या कम हो,
काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे हमारे घर भी चलते हैं और हमारे लेबर जो हमारे पास काम करती है 200-300 वो भी उनके घर भी चलते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज़गार नहीं है, इससे रोज़गार है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है कि रोज़गार नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में रोज़गार नहीं मिला, बाकी रोज़गार हमेशा मिला हमें। अच्छा, मैंने हमेशा कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं रोज़गार नहीं। मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ इस फील्ड के अंदर, ठीक है, मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं मतलब काम नहीं किया। काम अल्हम्दुलिल्लाह रहा है। सिर्फ पिछली एक और गवर्नमेंट थी, एक और गवर्नमेंट भी गुजरी है जिसमें काम नहीं हुआ सके। अभी मैं कल अस्पताल भी गया था एक दोस्त से मिलने के लिए, बल्दिया टाउन के अंदर अस्पताल बनाया पीपल्स पार्टी ने, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मुफ्त अस्पताल बनाया। मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा जिसने ये बनाया। मैं खुद जाके देख चुका हूँ, 6.5 लाख रुपए का इलाज हुआ, वो बिल्कुल फ्री हुआ, ठीक है। इसी तरह के काम और भी सियासी जमातों ने करने चाहिए, इसलिए कि जो सियासी जमातें आती हैं उन्होंने ही काम करने हैं तो मुल्क तरक्की पे जाएगा, इंशाअल्लाह। ना कि ऐसे ही हुकूमत आए जैसे इमरान खान की हुकूमत थी कि तबाह बर्बाद कर दिया इमरान खान। वो तो सर देखिए फिर अच्छा, मैं असल में एक में इनकी बात का असल में देखें, हमारी ये सबसे पहला जो चीज़ है ना, निज़ाम, अवामी राय। अब जैसे इन्होंने कहा कि अस्पताल बनाया, अच्छा बनाया, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोग जब वोट देंगे उसको, लेकिन हमारे यहाँ जो ये रिजल्ट चेंज होता है ना, रिजल्ट जो चेंज होता है ना, देखें एक मिनट रुक जाए, हमारे यहाँ जो ये रिजल्ट चेंज होते हैं, मनपसंद लोग आते हैं। अच्छा, अब इस वक्त जो भी काम हो रहा है गुज़िश्ता 2018 के बाद से, यही पीपल्स पार्टी आज से नहीं है, 1971 से है, यही नून लीग जिया साहब की बनाई हुई थी और 88 से काम कर रही है, यही MKM है। तो इनको 2018 में इनको क्यों ये चीजें याद आई है? ये तो पहले भी हो सकती थी। देखिए, कराची शहर इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है वो सबको पता है, उससे कोई वो नहीं है। शहर 90% लेकिन आवाम को शऊर देना सबसे बड़ी बात है, और शऊर की वजह से 2024 में इनके ऊपर छाया हुआ इमरान। देखिए, इमरान खान ने कुछ नहीं किया, लेकिन इनके दिमागों में छाया हुआ है, इनके दिमाग से नहीं निकलना इमरान खान। मसला के काम किया है तो दिमाग में सवार है ना, अगर नहीं किया होता तो 8 फरवरी 2024 को ये रिजल्ट नहीं आता। प्रोजेक्ट बता दे मुझे, सर छा गया इमरान खान। आप अपना प्रोजेक्ट बता दे। नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन 8 फरवरी 2000 सर हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आवाम ने फिर छोटे से ब्रेक का मिलते हैं आपसे। पूरे पाकिस्तान में आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया? सही है सर, यहाँ पे आप आज इलेक्शन करवाने हैं, आज भी अच्छा ठीक है, उसको भी तारीफ करेंगे, कोई पार्टी बनाती है उसकी भी ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे ये सवाल करना चाहूंगी सर, लेकिन फिर भी रेहान साहब क्रिकेट के हवाले से सवाल करना चाहूंगी मैं कि अंडर 14 आपने खेली है, तो अंडर 14 आपने खेली है, तो क्रिकेट के हवाले से जो है ना अभी इलेक्शन करवा ले और उसके बाद इसी के साथ अपनी मेजबान नूरिश खान को इजाजत दें। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मोहित साहब आप कुछ एंड में कहना चाह रहे थे, मोहित हामिद साहब आप कह सकते हैं जी। मैं जो है वो लादी बातें मैंने आपको बताया कि मेरा ताल्लुक मीरपुर खास से है। मैं मीरपुर खास का एक इशू आपके प्लेटफॉर्म से 2 मिनट लूँगा, वो उजागर करना चाहूँगा कि मीरपुर खास में सिविल हॉस्पिटल को मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जो एक रुझान आ गया है कि कोई भी पेशेंट आए और रेफ़र होकर वो हैदराबाद चला जाए, तो मेरी वज़ीर आला सिंध से गुजारिश है, उसके अलावा मेरी जो है वो पीपल्स पार्टी के जो हुकूमत में ओहदेदारान हैं उनसे गुजारिश है, सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब जो इस टाइम मिनिस्टर हैं हेल्थ के, उनसे गुजारिश है, और जुनैद बुलंद साहब जो मीरपुर खास में एक अच्छा नाम रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि मीरपुर खास के हॉस्पिटल जो सिविल हॉस्पिटल है उसके लिए कुछ किया जाए और उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। हालांकि वहाँ पे सारी सर्विसेज कागज़ों में दी जा रही हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं है, और हमारे पेशेंट मीरपुर खास इतना बड़ा शहर है, वहाँ पे कोई भी पेशेंट आता है उसको हैदराबाद रेफ़र कर दिया जाता है। तो आपके चैनल से मैं वज़ीर आला सिंध साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मीरपुर खास के हॉस्पिटल पर तवज्जो दें और उसको जो है वो बेहतर से बेहतर बनाएं। शुक्रिया। जो ये सिर्फ मीरपुर खास का मसला नहीं है, पेपरों में है और ग्राउंड पे नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का तकरीबन मसला है कि पेपरों में बहुत अच्छा चीज़ है और सब चीज़ें तैयार हैं, लेकिन ग्राउंड पे नहीं है। जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहित साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रेहान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें अपनी कीमती टाइम से जो है वो नवाजा इस शो के लिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूरिश खान को इजाज़त दें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इसी टाइम पे, इसी चैनल पे, इसी शो पे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह, तब कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।